सो हेलो एवरीवन, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी ना हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। उसका नेक्स्ट टॉपिक था इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसी। उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग अब इन्फ्लेशन गैप। When government spends more and above the national income, situation of fiscal deficit, it creates an inflationary gap in the economy. This is often deliberately done by the government in the process of boosting growth. It is a situation when the real GDP is higher than the potential GDP output gap being above zero. It indicates higher economic activities. This gap can be checked by cutting government spending, raising taxes, interest rate, and decrease money supply. गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है रिवेन्यू से ज्यादा है ना। रिवेन्यू की जगह मैं इनको लिख दूं इनकम से ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इससे एक चीज निकल के आती है यहाँ पर, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट, है ना। सीधी सीधी बात है, जब गवर्नमेंट के पास जितनी इनकम है उससे ज्यादा पैसा जब गवर्नमेंट खर्च कर रही है है ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट की, है ना, मान लो गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट है कि इस साल हमको टैक्सेस वगैरह सारी इनकम के सोर्सेस मिला के 47 लाख करोड़ रुपए हमारे पास आएंगे। गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए 50 लाख करोड़, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, मतलब जितना गवर्नमेंट को जरूरत है उससे गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, ठीक है। 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिए। लाख करोड़ गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, ज्यादा खर्च कर दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। जब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा कर देती है, उसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर एंड अबव द नेशनल इनकम situation of fiscal deficit, it creates inflationary gap in the economy. This is often deliberately done by the government in the process of boosting growth. अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है ज्यादा पैसा खर्च, गवर्नमेंट इसलिए ज्यादा पैसा खर्च कर रही है कि देखो गवर्नमेंट में क्या होता है कि पैसा हमेशा कम ही पड़ता है, मतलब जितना गवर्नमेंट को काम करना है उस हिसाब से गवर्नमेंट को पैसा क्या कर पड़ता है, कम ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, थोड़ा सा कर्जा वगैरह करके, है ना, ठीक है, कर्जा वगैरह कर लोन लेके या फिर कुछ भी करके कर्जा करके क्या करती है गवर्नमेंट, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा खर्च करके फायदा पहुंचाया जा सके। देखो, तो इससे क्या होती है, कंट्री की ग्रोथ ग्रोथ बूस्ट होती है। इससे क्या होती है, कंट्री की ग्रोथ क्या होती है, बूस्ट होती है ना। ठीक है, गवर्नमेंट ने वहां भी खर्च कर दिया जहां पर वो नहीं कर सकती थी, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है जिसका एक महीने का टर्नओवर, एक महीने का टर्न छोड़ दिया, उसके पास 5 लाख रुपीज का, है ना, माल है, उसके पास स्टोरेज है, 5 लाख रुपीज का स्टोरेज है, ठीक है। उसने क्या करा, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसने क्या करा, 1 लाख रुपीज का एक्स्ट्रा स्टोरेज कर लिया, माल भर लिया, ठीक है। 1 लाख रुपीज का लोन लिया, उससे एक्स्ट्रा उसने सामान खरीद के, है ना, उसने स्टोरेज कर लिया और वो फिर उसको सेल कर रहा है मार्केट में और धीरे धीरे लोन भर रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट भी सेम ही चीज करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट से ज्यादा पैसा, जितनी गवर्नमेंट का बजट होता है उस गवर्नमेंट के बजट से गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च कर देती है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा पैसा खर्च करती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब मान लो कि गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए, तो अब क्या होता, क्या है कि अगर गवर्नमेंट को, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस इंडिकेट्स हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडिकेट मतलब गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती, बढ़ती जा रही है ना। अब इस गैप को गवर्नमेंट को कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कटिंग डाउन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग खर्चे को कम कर सकती है, टैक्सेस बढ़ा सकती है, लोगों पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, ठीक है। मनी सप्लाई को कम कर सकती है, ठीक है। ये सारे काम गवर्नमेंट कर सकती है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी
और ये है ना फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, ठीक है। फिर डिफ्लेशनरी गैप, सेकंड टॉपिक क्या है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप का उल्टा डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है कि जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया, है ना, जितनी गवर्नमेंट की इनकम हुई गवर्नमेंट ने उससे कम पैसा खर्च करा। और गवर्नमेंट के पास 47 लाख करोड़ रुपीस आए, ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना खर्च करे, 45 ही करे, है ना। तो इसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स बिलो द नेशनल इनकम, दैट इज सिचुएशन ऑफ फिजिकल सरप्लस, इट क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द रियल जीडीपी इज लोअर देन द पोटेंशियल जीडीपी। तो यहाँ पर क्या होगा, रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम है। जीडीपी आउटपुट गैप भी बिलो जीरो, है ना। जीडीपी आउटपुट गैप क्या होगी, जीरो से भी कम होगी, बिलो जीरो, ठीक है, बिलो जीरो हो जाएगी, ठीक है। दिस इज रिवर्स बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट इसको क्या कर सकता है, करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी, टैक्सेस कट कर देगी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई बढ़ा देगी, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, मनी सप्लाई बढ़ा देगी, ठीक है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट करेगी यहाँ पर, है ना। उससे क्या होगा, इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, लोग पैसा खर्च करने लग जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। फिर देखो रिफ्लेशन, यहाँ पर दो टॉपिक आए थे, एक आया था इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था कि जब गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रही है, उसको हम लोग जितना ज़्यादा खर्च कर रही है उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कर रहे हैं। डिफ्लेशनरी गैप में गवर्नमेंट अपनी इनकम से जितना कम खर्च कर रही है उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। थर्ड टॉपिक है रिफ्लेशन, इट इज रिवर्सल ऑफ डिफ्लेशन done by the government intentionally when economy is hit with slowdown, ठीक है। टू डू सो द गवर्नमेंट यूजुअली इंक्रीजेस इट्स स्पेंडिंग, कट्स टैक्सेस एंड इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजेस मनी सप्लाई, है ना। तो रिफ्लेशन क्या है, रिवर्सल ऑफ डिफ्लेशन डन बाय द गवर्नमेंट इंटेंशनली व्हेन द इकोनॉमी इज हिट विद स्लो डाउन, ठीक है। तो है ना, ठीक है, रिफ्लेशन का मतलब सिंपल सिंपल सा है, रिवर्सल ऑफ डिफ्लेशन मतलब महंगाई को आप लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, महंगाई जो कम हो रही थी उसको वापस हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्यों, ताकि इकोनॉमी क्या हो जाए, थोड़ी सी बूस्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। रिवर्सल ऑफ इन्फ्लेशन डन बाय द गवर्नमेंट इंटेंशनली व्हेन द इकोनॉमी इज हिट विद अ स्लो डाउन। टू डू सो गवर्नमेंट यूजुअली इंक्रीजेस इट्स स्पेंडिंग, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, कट टैक्सेस, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स एंड इंक्रीजेस मनी सप्लाई, है ना। तो मनी सप्लाई बढ़ा देगी गवर्नमेंट, टैक्सेस कट कर देगी, है ना, मनी सप्लाई बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट भी क्या कर देगी, कम कर देगी, इंटरेस्ट रेट भी क्या कर देगी गवर्नमेंट, कम कर देगी, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। तो इसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज कंडीशन इन विच स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेशन, राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑल हैपन एट द सेम टाइम, है ना। तो स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, slow economic growth, rising prices, rising unemployment all happen at the same time. Though slow economic growth and high inflation rarely coexist, it happened in the, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो है और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, है ना, ठीक है। दो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन रियली कोएग्जिस्ट, ये कंडीशन कभी कभी होती है। फर्स्ट सिनेरियो इमर्ज इन यूएसए ड्यूरिंग 1970 में हुआ था, ठीक है। ये सारे सिनेरियो नॉइज्ड एंड टारगेटेड पॉलिसी एक्शन बाय अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू हैंडल इट, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए टारगेटेड, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेप्स लेती है इस चीज़ को कम करने के लिए। स्टैगफ्लेशन में दो वर्ड्स हैं, ठीक है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ है पर महंगाई बढ़ रही है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन ऑफ इन 2020-23-24 इंडिया वी एज वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड का हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं फूड इन्फ्लेशन का, है ना। इंडिया और वर्ल्ड का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं फूड इन्फ्लेशन का। फूड इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैव बीन विटनेस्ड एट अ ग्लोबल लेवल इन द रिसेंट टाइम्स caused by geopolitical and weather related issues. India also faced this pressure due to untimely rains, है ना, untimely rains, weather related supply chains disruptions. However, timely supply side government initiatives were able to hold food inflation at moderate levels, lower than many large economies as shown in table below. You know, the food inflation
2023-24 में इंडिया वीएस वर्ल्ड का कंपैरिजन। तो क्यों आती है फूड इन्फ्लेशन? जब फसल खराब हो जाती है, फसल खराब होती है तो फूड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है, फूड का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्यों? वेदर रिलेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है ना, बारिश हो जाती है, बारिश के कारण क्या गलत खराब अनटाइमली रेन्स, बेमौसम बारिश जब हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है, उसी कारण क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है। यूके फूड इन्फ्लेशन इन 2023-24 है ना, यूके में कितनी थी, यहाँ पर एक लाइन आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके की। यूके में फूड इन्फ्लेशन 2023-24 में यूके में 14.4, 24 में 14.4 आई, 14.2 थी यूके, फ्रांस 10.5, 11.9, जर्मनी 14.3, 15.6 है ना, 14.3, 15.6, इटली 15.2, 11, 14.2, 15.6, इटली 11.2, 11, ठीक है कि यहाँ पे 11 कम हो गई पर -0.02%, जापान 6.2, 8.1, इंडिया 4.8, 6.1, यूएसए 11.2, 7.7, ठीक है। तो इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बहुत कम है और उसका इंक्रीजिंग रेशियो भी बहुत कम है, 6.1, 4.8 से 6.1, ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक मैट्रिक यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन। में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इकोनॉमिक मैट्रिक यूज करते हैं, कॉल्ड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इसका दूसरा नाम क्या है? इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इट इज डिराइव्ड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, है ना। फार्मूला इसका जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इट इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर टू मेजर इन्फ्लेशन बिकॉज इट कैप्चर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ठीक है। तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ठीक है। तो ये सीपीआई वगैरह, सीपीआई डब्ल्यूपीआई से बेटर इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है जो जीडीपी डिफ्लेटर है, ठीक है। ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से बेटर इंडिकेटर ये कंसिडर किया जाता है। क्यों बेटर इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है? क्योंकि जो सीपीआई है वो फिक्स्ड सेट्स ऑफ बास्केट, मतलब सीपीआई क्या करता है? फिक्स्ड बास्केट के जो गुड्स है और सर्विसेज है, सीपीआई जो है सीपीआई जो है फिक्स्ड ग्रुप ऑफ गुड्स को ही कंसीडर करता है। बाकी जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो सारी सर्विसेज, सारे ग्रुप, पूरे जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है उनको सब कुछ कंसीडर करता है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? बेटर है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से। It is considered a better indicator to measure inflation because it captures all goods and services. All goods and services produced in a country over a period of time. तो जीडीपी डिफ्लेटर की खास बात ये होती है कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज को ये कंसीडर करता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिक्स्ड गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर करेगा, सारे गुड्स और सर्विसेज को कंसीडर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसलिए उसको हम लोग बेटर, ज़्यादा यूजफुल होता है ये, ठीक है। किसके लिए? है ना, ज़्यादा यूजफुल होता है ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस यूज्ड बाय कंट्रीज टू मेजर इन्फ्लेशन कैप्चर फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स, है ना। तो कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है वो क्या करता है? फिक्स्ड बास्केट्स ऑफ ओनली फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ओनली फिक्स्ड बास्केट्स ऑफ गुड्स को ही कंसीडर करेगा। पर सीपीआई डब्ल्यूपी, सॉरी, जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो सबको कंसीडर कर लेगा। Belonging to the household consumption basket and meets the rest. It indicates the impact of inflation on the gross domestic product of a country over 5 years from 1 year to another, है ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है कि 5 years का बताता है, 1 year to another कितनी इकोनॉमी बढ़ी है कम हुई है, ठीक है, कितनी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी है कम हुई है, ठीक है। दिस हेल्प्स एक्सपर्ट अंडरस्टैंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रोथ और विदाउट इन्फ्लेशन, है ना। तो इससे एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है विद और विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या हमको जीडीपी ग्रोथ की हमको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है विद और विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। इन इंडिया द रियल मीन्स कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है।
रियल मतलब कांस्टेंट प्राइसेस which is the price of base year 2011-12 previous year. Nominal means at current prices which is prices of current और न्यू ईयर. ठीक है, दो टाइप की जीडीपी होती है ना, एक रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी, है ना. रियल जीडीपी हम लोग क्या करते हैं, रियल जीडीपी हम लोग बेस ईयर के हिसाब से प्राइसेस कंसीडर करते हैं. नॉमिनल जीडीपी हम लोग करंट ईयर को कंसीडर करते हैं. हमारा बेस ईयर अभी 2012 है, 11-12 है. ठीक है, 2011-12 हमारा बेस ईयर है. करंट ईयर हमारा जो भी आज अभी का करंट साल चल रहा होगा वो रहेगा. तो रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, है ना, कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 में जो प्राइसेस थे उसके हिसाब से हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं. और नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में हम लोग जिस साल की कर रहे हैं उसी साल का कर रहे हैं, उसी साल के प्राइसेस के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. तो सही तरीका जो जीडीपी कैलकुलेट करने का होता है वो रियल जीडीपी ही होता है, क्योंकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता है. ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी काउंट हो जाता है. अब मान लो किसी कंट्री के बहुत जगह कम ग्रोथ हुई है, बिल्कुल भी ग्रोथ हुई नहीं है, बिल्कुल भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, पर उस कंट्री में महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बाकी रियल जीडीपी बहुत कम ही रहेगी. ठीक है, तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज और इंडिया भी क्या करता है, रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और रियल जीडीपी को ही कंसीडर करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर नहीं करते. क्योंकि रियल जीडीपी क्या करती है, बेस ईयर के मतलब 2011-12 में मान लो कि अगर जीडीपी हम लोग 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2011-12 में जो हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस रहेंगे उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे. 2011-12 में जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस रहेंगे उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, थर्ड क्या है, स्क्यूफ्लेशन. सिचुएशन ऑफ प्राइस राइज इधर का इन्फ्लेशन और रिलेटिव प्राइस राइज व्हिच इज आल्सो टर्म्स एज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, इन्फ्लेशन मींस अ सस्टेन्ड अक्रॉस द बोर्ड प्राइस राइज all items showing the price rise over long term. When there is an episodic price rise one or a small group of items, we call it relative price rise. ठीक है, स्क्यूफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब स्क्यूफ्लेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कुछ चीजों के प्राइस, जब कुछ चीजों के प्राइस बढ़ रहे है ना, जब पूरी इकोनॉमी में सभी चीजों के प्राइस बढ़ रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन. स्क्यूफ्लेशन वर्ड हम यूज करते हैं जब कुछ चीजों के प्राइस राइज हो रहे हैं, मतलब कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, है ना. देखो, सिचुएशन ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रिलेटिव प्राइस राइज व्हिच इज आल्सो नोन एज टर्म इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक्स. इन्फ्लेशन मींस सस्टेन्ड अक्रॉस द बोर्ड प्राइस राइज when there is an episodic hello when there is a when there is an episodic price rise in one or a small group of items in short term, we call it relative price rise. But what do we call to the sustained price rise in one or a small group of, the third variant is called skewflation, है ना. सस्टेन प्राइस इन वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम, जब कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स में कुछ चीज़ों के ही दाम बढ़ रहे हो तो उसके लिए हम लोग स्क्यूफ्लेशन वर्ड यूज करते हैं. ये टर्म कॉइन किया था किसने, द टर्म वाज कॉइन्ड इन 2009-10 बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to define inflation during the last months of 2009 and the early months of 2010. तो 2009-10 में कॉइन किया था. ठीक है, किसने कॉइन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक्सपर्ट्स ने कॉइन किया था. इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन. क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्यूफ्लेशन. अब जीडीपी प्राइस इंडेक्स, जीडीपी प्राइस इंडेक्स, द जीडीपी प्राइस इंडेक्स इज एक्चुअली मॉडिफाइड जीडीपी डिफ्लेटर. ये क्या है, मॉडिफाइड जीडीपी डिफ्लेटर है. ठीक है, modified GDP deflator. When relative prices of produce items change rapidly, for example, computers which have seen falling prices and rising production over the years using a fixed year will have misleading estimate. Computers which have seen falling prices and rising population over the years using a fixed year will give a misleading estimate of GDP.
The chain weighing procedure was devised to correct this error. Under it, place keeping the relative prices of item fixed base year. Their weights are changed. Their weights are changed each year to reflect the changes in the spending patterns in the economy. ठीक है, तो जीडीपी प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें का ऐसी आइटम्स है, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्राइसेस कम हो रहा है, ठीक है। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो उसके कारण होगा कि मिसलीडिंग एस्टिमेट देंगे रियल जीडीपी में। तो इसके लिए हम लोग चेन वेइंग प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्राइस ऑफ आइटम्स फिक्स्ड, अंडर इट इन प्लेस ऑफ कीपिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ आइटम फिक्स्ड एट बेस ईयर। रिलेटिव प्राइसेस, आइटम्स के रिलेटिव प्राइसेस क्या कर लेते हैं हम लोग, फिक्स कर लेते हैं, बेस ईयर में फिक्स कर लेते हैं। देयर वेट्स आर चेंज्ड ईच ईयर टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमी। और उनके वेट्स क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके वेट्स अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो वो क्या होगा कि वो एस्टिमेट सही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक फिक्स्ड प्राइस मान लिया कि कोई चीज़ 10 रुपए की है तो 10 रुपए की है, ठीक है। उसको हम लोग बेस प्राइस ले लिया, उसका हम लोगों ने बेस प्राइस ले लिया, और उसके वेट्स हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कि इस साल 10 यूनिट भी की, इस साल 20 यूनिट की, 30 यूनिट भी की, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी प्राइस इंडेक्स। टुडे यूएसए मेजर्स रियल जीडीपी इन द चेन डॉलर्स, है ना। तो यूएसए क्या है, चेन डॉलर्स में रियल जीडीपी मेजर करती है, एंड चेन टाइप प्राइस इंडेक्स फॉर जीडीपी विच आर रिवर्स टू रियल जीडीपी एंड जीडीपी प्राइस इंडेक्स, इनको हम लोग रियल जीडीपी और जीडीपी प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। Especially here the GDP price index is modified GDP deflator, है ना। तो GDP टाइप प्राइस इंडेक्स क्या है, मॉडिफाइड जीडीपी डिफ्लेटर है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, द अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑफिशियल टारगेट रेंज, अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑफिशियल टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट के कुछ ऑफिशियल टारगेट रेंज है कि गवर्नमेंट क्या करती है, टारगेट रेंज बना लेती है, ठीक है, इन्फ्लेशन की, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि इतने से इसके इतने से इसके बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए हमारी कंट्री का, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेट। इट इज कैरिड आउट बाय सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी, इसको कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, सेंट्रल बैंक इनके इंडियन इकोनॉमी एज अ पार्ट ऑफ देयर मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, उनके एन ऑब्जेक्टिव स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मैनेज करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क्ड आरबीआई टू परफॉर्म फंक्शन इन अर्ली 1970s, अर्ली 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को बोला था ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इंडिया कमेंस्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉर्मली इन फरवरी 2015 when an agreement between GOI and RBI was signed related to it, है ना। तो 2015 में फॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट करी फरवरी 2015 में। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, related to the agreement on the monetary policy framework. The agreement provides the aim of inflation targeting in this way. It is essential to have modern monetary framework to meet the challenge of increasingly complex economy, है ना। तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन को हम लोग आरबीआई कंट्रोल करेगी, है ना। चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हमारी इकोनॉमी क्या होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे हम लोग डील करेंगे। The objective of the monetary policy is to primarily maintain price stability while keeping the mind the objective of growth, है ना। तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। द हाइलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट आर एज गिवन बिलो। The RBI will aim to bring CPIC inflation below 6% by January 2016. CPIC कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन है वो कितनी होगी, तो क्या आरबीआई इसके क्या क्या एग्रीमेंट हुए थे गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कि 6% रहेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना मैनेज करना, 6% के बिलो, बिलो 6%, है ना, ठीक है। बिलो इन्फ्लेशन जो रहेगी हमारी कंट्री में क्या रहेगी, बिलो 6%, ठीक है। द टारगेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर विल बी 4% विद बैंड ऑफ +-2%। मतलब महंगाई कितने से कितने के बीच में मैनेज होगी, 4% विद अ बैंड ऑफ +-2%। मतलब हमारी कंट्री में महंगाई कितनी रहना चाहिए, 4% रहना चाहिए, प्लस माइनस ऊपर 1-2%, 2% का प्लस और 2% का माइनस चलेगा, मतलब ठीक है। 4% का टारगेट रहेगा, 2% भी हो जाए, 6% भी हो जाए, गवर्नमेंट इससे कम, 2% से कम तो किसी भी हाल में नहीं जाने देगी, और 6% से ऊपर किसी भी हाल में महंगाई को गवर्नमेंट नहीं जाने देगी, ठीक है।
RBI to publish operating targets and establish operating procedure of the monetary policy to achieve the target. Any change in the operating target, ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी, ठीक है, इस ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी मॉनेटरी पॉलिसी का इस टारगेट को अचीव करने के लिए। एनी चेंज इन द ऑपरेटिंग टारगेट एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग माइक्रो फाइनेंशियल कंडीशंस शेल आल्सो बी पब्लिश्ड, है ना। तो एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी क्या आरबीआई, कि किस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे, इन्फ्लेशन को हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी कौन, आरबीआई ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी, ठीक है। और जो भी दूसरी मैक्रो फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण इन ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो भी चेंज करना होगा आरबीआई, वो गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, इन्फॉर्म करेगी, सॉरी आरबीआई इन्फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। एवरी 6 मंथ्स आरबीआई टू पब्लिश अ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग, हर 6 महीने में आरबीआई करेगी डॉक्यूमेंट्स बनाई, पब्लिश डॉक्यूमेंट पब्लिश करेगी क्या, सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन। सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन मतलब कंट्री में महंगाई क्यों बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड बिटवीन 6 to 8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन टू द डॉक्यूमेंट, है ना। तो 6 से 8 महीने जिस दिन भी डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, जो भी डेट है उसकी पब्लिकेशन की, उसके 6 से 8 महीने के पहले के सारे इन्फ्लेशन का जो डाटा है, फोरकास्ट है, वो सारे उसमें बताएगी पब्लिक, जो भी उसका डाटा रहेगा डॉक्यूमेंट में बताएगी गवर्नमेंट, वो आरबीआई गवर्नमेंट को, ठीक है। द आरबीआई शेल बी सीन टू हैव फेल्ड टू मीट द टारगेट इफ इन्फ्लेशन इज, है ना। अगर आरबीआई का हम लोग फेलियर की तरह देखेंगे, आरबीआई, है ना, ठीक है, आरबीआई को हम लोग ये देखेंगे कि आरबीआई अगर फेल हो रही है, आरबीआई शेल बी सीन टू हैव फेल्ड टू मीट द टारगेट इफ इन्फ्लेशन इज, और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, 6% से more than 6% of the 3 consecutive quarters for financial year 2015-16 and all subsequent years, more than less than 2% of 3 consecutive quarters of 2016-17 and all subsequent years, है ना। तो अगर कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर्स का क्या होता है, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, 3 मंथ्स का, है ना। तो अगर 9 महीने से 9 महीने, ठीक है, 3 क्वार्टर मतलब क्या होता है, 9 महीने, अगर 9 महीने के लिए, अगर कंटिन्यूसली 9 महीने तक अगर इन्फ्लेशन क्या है 6% से ज़्यादा है या फिर 2% से कम है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन क्या है 6% से ज़्यादा है या फिर 2% से कम है कंटिन्यूसली 9 मंथ के लिए, तो क्या होगा, आरबीआई को, गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई शैल बी सीन टू बी फेल टू मीट द टारगेट। तो आरबीआई को क्या करेगा, आरबीआई को बोला जाएगा कि आप अपना टारगेट मीट करने में क्या कर रहे हो, टारगेट को अचीव करने में क्या कर रहे हो, फेल हो रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। इफ द आरबीआई फेल्स टू मीट टारगेट इट शैल बी ओनली रिपोर्ट टू जीओआई, है ना। अगर आरबीआई क्या कर रही है, इन्फ्लेशन के टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को बताएगी, है ना। द रीजंस फॉर फेलियर टू अचीव टारगेट्स आर अंडरसेट इन दिस एग्रीमेंट, है ना, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या क्या बताएगी कि क्या क्या रीजन के कारण ये टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे, रेमेडियल एक्शंस प्रपोज्ड बाय और टू बी टेकन बाय आरबीआई, ठीक है। तो अगर आरबीआई जो है टारगेट्स मीट नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट को रीजंस बताएगी कि क्यों वो टारगेट अपीयर नहीं, क्यों वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई, और दूसरी चीज क्या है, क्या क्या रेमेडियल एक्शंस गवर्नमेंट लेगी, ओ सॉरी आरबीआई लेगी उस टारगेट को अचीव करने के लिए। एन एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड विद इन विच टारगेट शुड बी अचीव, और कितने टाइम में टारगेट अचीव होगा, ठीक है, वो भी आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। वुड बी अचीव्ड परसेंट टू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोजल रेमेडियल एक्शंस, तो रेमेडियल एक्शंस लेने के बाद कितने टाइम में टारगेट अचीव हो जाएगा, वो भी आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि आरबीआई को क्या बना दिया, अकाउंटेबल बना दिया, आरबीआई को क्या बना दिया, आरबीआई को बना दिया अकाउंटेबल, किसको, गवर्नमेंट को। मतलब आरबीआई से गलती हुई तो उसको गवर्नमेंट को क्या पढ़ना देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। Any dispute regarding interpretation or implementation of agreement is resolved between the governor, RBI and GOI, ठीक है। अगर इंटरप्रिटेशन, इस एग्रीमेंट का इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में अगर कुछ भी, अगर डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, तो गवर्नमेंट और आरबीआई उस डिस्प्यूट को क्या करेगी, सॉल्व करेगी, है ना, ठीक है। गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करेगी, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, ठीक है। It should be noted that Urjit Patel committee set up by RBI on monetary policy gave similar advice by early 2014, ठीक है। तो 2014 में एक कमेटी बनी थी, इसका नाम क्या था, उर्जित पटेल कमेटी। किसने बनाई थी, आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। उसने भी सेम एडवाइस दी थी अर्ली 2014 में। द मूव इज सीन एज द फॉलो अप टू दिस,
This way, India joined the club of inflation targeting nation countries as United States, United Kingdom, European Union. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत कम कंट्रीज ऐसी है जो क्या करती है पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि एक फिक्स क्या करती है गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या करती है, एक टारगेट बना लेती है गवर्नमेंट कि इस रेंज में इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो बहुत कम कंट्रीज है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर ली है, जिनके नाम लिखे यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील। ये सारी कंट्रीज क्या करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है। तो इंडिया में भी 2015 के बाद इंडिया भी क्या कर गया, आ गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंट्री करने वाली कंट्रीज के अंडर में आ गया। इट वाज न्यूजीलैंड विच ऑप्टेड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। पहली कंट्री जो जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग करी थी वो कौन थी, न्यूजीलैंड। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट regime of inflation targeting 2016 to 2021 ended on a positive note. The second regime of 2021 to 26 commenced with the same target range of 2 to 6% given to the RBI by government, है ना। तो 2000 है ना, तो फर्स्ट रीजन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या था 2016 से 2021 के बीच में, है ना। सेकंड रीजन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या था, ठीक है, ठीक है, तो सेकंड रीजन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग था, ठीक है, 2021 से 2026 के बीच में। तो फर्स्ट रीजाइन में गवर्नमेंट ने, ठीक है, आरबीआई ने अच्छे से इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, है ना। सेकंड रीजाइन में 2021 से 2026 के बीच में गवर्नमेंट ने वापस क्या दिया, टारगेट दिया किसको, आरबीआई को, कि इन्फ्लेशन क्या रहना चाहिए, 2 से 6% के अंदर में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 6% के बीच में क्या रहना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सेकंड रीजाइन में भी गवर्नमेंट ने यही टारगेट दिया है आरबीआई को। अब इसके बाद आता है बेस इफेक्ट। जो बेस इफेक्ट पड़ता है, इट रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन प्राइस लेवल इन द करंट ईयर। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन क्या होता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, प्राइस लेवल के कंपैरिजन में इस साल प्राइस जितने बढ़े, ठीक है, तो लास्ट ईयर के प्राइस को हम लोग बेस मान लेते हैं। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इस साल का इन्फ्लेशन मतलब मान लो लास्ट ईयर किसी चीज़ का प्राइस था 10 रुपये, इस साल हो गया 20 रुपये, अगले साल हो गया 30 रुपये, उसके अगले साल हो गया 40 रुपये। तो 10 रुपये, 10 से 10 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस बढ़ा कितना बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, मतलब कितना हो गया, 100% इंक्रीज हुआ। 20 से 30 हुआ, है ना, 20 से 30 हुआ तो मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ, क्योंकि 20 का 50% 10 होता है। 30 से 40 हुआ तो कितना हुआ, ठीक है, 30 से 40 हुआ तो कितना हुआ, 30% इंक्रीज हुआ, ठीक है। और 40 to 50 हुआ, ठीक है, तो कितना हुआ, 40 to 50 हुआ तो कितना हुआ, 25% इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ कि प्राइजेस तो बराबर बढ़ रहे हैं, 10 रुपये बढ़ रहे हैं हर साल, 10 का 20 हुआ, 20 का 30 हुआ, 30 का 40 हुआ, 40 का 50 हुआ, हर साल प्राइजेस तो बराबर ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर साल प्राइजेस क्या है, बराबर ही बढ़ रहे हैं। पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम दिख रही है, देखो ऊपर की साइड, पहले क्या दिखी हमको कि 100% प्राइस बढ़े, फिर बाद में दिखा कि 50% ही बढ़े, फिर बाद में दिखा कि 30% ही बढ़े, 25% बढ़े, 50 का 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिखेगा कि 15% ही बढ़ा, ठीक है। 50 का 60 होगा तो 10/50 कितना होता है, इंटू 100, है ना। तो यहाँ पर दिखेगा 20%, प्राइस बराबर बढ़ रहे हैं, 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं, है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं, पर इन्फ्लेशन ऊपर क्या दिख रही है, कम दिख रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब, है ना, बेस इफेक्ट का मतलब सिंपल सा ही होता है कि प्राइसेस जो है वो बराबर बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पर क्योंकि बेस जो है, अब देखो अगर हम लोग 10 से 20 गए, यहाँ मान लो ये 2015 का साल है, 2016 का साल है, तो 2015 2016 में प्राइस बढ़े तो ऐसा 10 से 20 हुए तो 100% बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि 100% प्राइस बढ़ गया। पर यहाँ 20 से जब 30 तक प्राइस गया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 50% ही बढ़ा, ठीक है, जबकि प्राइस तो क्या है, 10 रुपये बढ़ा, बराबर ही बढ़ा, बाकी क्या दिख रहा है कि 50% प्राइस ही बढ़े, ठीक है। तो इसी को हम लोग बेस इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको हम लोग थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, इट रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन प्राइस लेवल्स इन द करंट ईयर। ठीक है, तो पिछले साल को हम लोग बेस मान लेते हैं, है ना, और करंट ईयर में जितना प्राइस बढ़ा है, ठीक है, उसको हम लोग करंट इन्फ्लेशन मान लेते हैं। इफ द प्राइस इंडेक्स हैज राइजन टू बी हाई रेट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स लीडिंग टू हाई इन्फ्लेशन रेट, some of the potential rise is already factored in, therefore the similar absolute increase in the price, na, similar absolute increase in the price index is current year will lead to the relatively lower inflation rate. On the other hand, if the inflation rate was too low in the corresponding period of previous year, even relatively small rise in the price index will arithmetically give rise a high rate of current inflation. The index has increased 20 points in the, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि पिछले साल के कंपेयर करके हम लोग इस साल जितना प्राइस बढ़ा उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कितना कितना हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट इन्फ्लेशन है। अब पिछले साल मान लो कि प्राइस, है ना, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा, इस साल क्या बढ़ा, कम बढ़ा, ठीक है, या फिर पिछले साल और इस साल बराबर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, पर फिर भी पिछले साल का जो बेस था, पिछले साल का जो भी बेस था वो ज़्यादा था, उसके कारण से हमको इन्फ्लेशन क्या दिख रही है, कम दिख रही है, भले इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट बोलते हैं। हम लोग इसके आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि जब महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं इकोनॉमी पे, ठीक है, जब महंगाई बढ़ती है क्या क्या इफेक्ट आते हैं इकोनॉमी पे, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। Inflation leaves its effect on all economic activities. Some major effects of inflation have been summarized below. तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे क्या होते हैं, इन्फ्लेशन, है ना, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे इन्फ्लेशन होते हैं, पर सब मेजर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर बता रहा है वो, ऑन बोरोवर्स और लेंडर्स। An increase in inflation distributes wealth from lenders to borrowers. Lenders go on in loss and borrowers gain. This effect is known as inflation premium, where the premium means profit, which goes in the favor of borrowers and against lenders in case of inflation rises. Once inflation decreases, the effects are just opposite, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दो लोग ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ए जो है लेंडर है, लेंडर मतलब जो उधार देता है, और वो जो क्या है, बी जो क्या है, बोरोवर है, ठीक है, बी जो क्या है वो बोरोवर है। अब ए ने बी को क्या दे दिए, 100 रुपये उधार दे दिए, ठीक है, ए ने बी को क्या दे दिए, 100 रुपये उधार दे दिए, ए ने बी को 100 रुपये उधार दे दिए, ठीक है, ए ने बी को क्या कर दिए, 100 रुपये उधार दे दिए, ठीक है। अब जब ए ने जब बी को 100 जिस दिन मान लो 2023 में दिए, ठीक है, 2023 में ए ने, अब उस टाइम एक रुपये में, 100 रुपये में 1 किलो आम आ जाते थे, 1 kg मैंगो आ जाते थे, ठीक है। अब 2024 में, ठीक है, अब इसका, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट रेट का 10%, मतलब उसमें कितना इंटरेस्ट रेट लगा है, 10 रुपये में, 10 रुपये इंटरेस्ट रेट लगा, मतलब बी ने ए को क्या करा, बी को कितना चुकाना है, 110 रुपये, बी को कितने चुकाने, 110 रुपये। अब क्या हुआ 2024 में, ठीक है, 2024 में क्या करा, बी ने ए को 110 रुपये चुका दिए, पर जब तक मैंगो कितने के हो गए, 120 रुपये केजी पर केजी हो गए, महंगाई के कारण मैंगो कितने हो गए, 120 रुपये पर केजी। तो पहले क्या हुआ था, 100 रुपये से ए जो था, 100 रुपये से 120 1 किलो मैंगो खरीद पा रहा था। अब ए ने बी को दे दिए उधार, 10 रुपये उसको इंटरेस्ट आया, ए के पास आके 110 रुपये, 110 रुपये आने के बाद भी वो 1 किलो मैंगो नहीं खरीद पा रहा, ठीक है, 110 रुपये आने के बाद भी 1 किलो मैंगो नहीं खरीद पा रहा। क्यों नहीं खरीद पा रहा वो, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो जब भी महंगाई बढ़ेगी क्या होगा, हमेशा जो लेंडर है, जो उधार देता है, उसको नुकसान होगा, और जो उधार लेता है उसको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन डिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम लेंडर्स टू बोरोवर्स, है ना, वेल्थ क्या होगी, लेंडर्स टू बोरोवर्स की साइड चली जाएगी, ठीक है। दिस इफेक्ट्स लेंडर्स गो इन लॉस एंड बोरोवर्स इन गेन, है ना, तो लेंडर्स को क्या होगा, नुकसान होगा, और बोरोवर्स को क्या होगा, फायदा होगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज इन्फ्लेशन प्रीमियम, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं, वेयर द प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट विच गोज इन द फेवर ऑफ बोरोवर्स
and against the lenders in case of inflation rises. Once inflation decreases, the effects are just opposite, है ना. तो एक बार जैसे ही इन्फ्लेशन कम होती है, इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं ना. इन्फ्लेशन कम होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है. अब देखो सेकंड पॉइंट, है ना. ऑन लेंडिंग, विद द राइज इन इन्फ्लेशन, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फील प्रेशर एट हायर लेंडिंग institution do not revise the nominal rate of interest as real cost of borrowing. Nominal rate of interest minus inflation falls by the same percentage with which inflation rises, है ना. तो ओवरऑल बात है कि अभी महंगाई बढ़ेगी तो उधार देने वाले को नुकसान ही होगा. उधार देने वाले को क्यों नुकसान होगा? क्योंकि मान लो कि अगर वो महीने का 2% ब्याज चार्ज कर रहा है, मान लो कि पहले के साल में, ठीक है, ठीक है, एक लेंडर है, ठीक है, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है 2%, है ना. पर एनम से नहीं देखते हम लोग, पर एनम से देख लेते, पर मंथ से नहीं देख सकते, ठीक है. ठीक है, तो एक लेंडर है, ठीक है, जो 24% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करता है, मतलब एक साल का 24% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करता है. मान लो 2023 की बात करें, 2023 में, है ना, ठीक है, वो 24% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, और उसने 24% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, और उसका उस 2023 में इन्फ्लेशन कितना था, मान लो 3% था, तो 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21%, तो उसका रिटर्न कितना हो जाएगा, उसका रिटर्न कितना हो जाएगा 21% का, ठीक है. अब 2024 में सेम पर्सन सेम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, कितना, 24%, पर उस साल इन्फ्लेशन कितना हो गया, है ना, ठीक है, इन्फ्लेशन उस साल मान लो 6% हो गया. अब इन्फ्लेशन जब 6% हो गया तो क्या होगा, 24 माइनस 6, उसको रिटर्न कितना मिलेगा, 18% का. तो जहां पर उसी आदमी को 21% का रिटर्न मिल रहा था पहले, तो महंगाई बढ़ने के कारण उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ 18% का, ठीक है ना. तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, इसी को हम लोग रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बोलते हैं. तो क्या होता है, पहले उसको 21% रिटर्न मिल रहा था, बाद में उसको 18% ही रिटर्न मिल रहा है, ठीक है. तो जब भी महंगाई बढ़ेगी, जब भी क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना, रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी. रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अपने आप कम हो जाएगी, और जब रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अपने आप कम हो जाएगी, है ना, तो लेंडर को क्या होगा, उधार देने वाले को क्या होगा, हमेशा नुकसान होगा, ठीक है. ठीक है, तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या करती है, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश करती है. उनके ऊपर प्रेशर आता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग लोन दें ताकि उससे क्या हो जाए, ठीक है ना, जिससे हमारा प्रॉफिट कम ना हो, ठीक है. ऑन एग्रीगेट डिमांड, राइजिंग इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइजिंग एग्रीगेट डिमांड. अगर महंगाई बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है. तो अगर महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब डिमांड क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, as well as comparative lower supply and higher purchasing capacity among the consumers, है ना, ठीक है. ठीक है, डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, हायर परचेसिंग. देखो, कभी महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है. डिमांड बढ़ रही है मतलब अपने जो प्रोड्यूसर्स है ना, प्रोड्यूसर्स को सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है, तो सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है इसको, और क्या मतलब, है ना, और खर्चा करने की कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. परचेसिंग कैपेसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो जब भी महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब प्रोड्यूसर्स को सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है जब भी तो खर्च कर रहे, सामान खरीद रहे हैं. और लोगों के पास पैसा ही नहीं होता तो लोग खर्च खर्च कैसे करते हैं और सामान कैसे खरीदते हैं. इसका मतलब लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी की जो है वो क्या है, बढ़ रही है, ठीक है ना. तो महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है. हायर इन्फ्लेशन सजेस्ट दैट प्रोड्यूसर्स इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, है ना, मतलब वही चीज़ मैंने जो भी बताया कि प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है. इट इज जनरली कंसिडर्ड एज इंडिकेशन ऑफ हायर डिमांड इन इकोनॉमी. तो महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है. और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज बूस्टेड बाय द इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन बिकॉज ऑफ टू रीजंस, है ना, ठीक है ना. इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, इकोनॉमी में बढ़ेगा, जब भी महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है. हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट्स हायर डिमांड एंड सजेशंस दैट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपांड देयर प्रोडक्शन लेवल, ठीक है. तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है,
अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है ना, कि प्रोड्यूसर्स को क्या करना है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। जब प्रोड्यूसर्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी तो क्या होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट्स हायर डिमांड एंड सजेशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स एक्सपांड देयर प्रोडक्शन लेवल। हायर द इन्फ्लेशन लोअर द कॉस्ट ऑफ लोन, है ना। जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि लोन जो बोरोवर्स को क्या होता है, फायदा होता है, बोरोवर्स को फायदा होता है, क्योंकि लोन क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। महंगाई बढ़ती है तो लोन क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लोन सस्ता हो जाएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, डिमांड डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर्स अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसी कारण पॉजिटिव प्रोड्यूसर्स में पॉजिटिविटी आएगी। और जब प्रोड्यूसर्स में पॉजिटिविटी आएगी तो वो क्या करेंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे। ठीक है, ऑन इनकम, inflation has a direct impact on income. A rise in inflation raises the income of individuals, firms, and nations alike, which is known as money illusion or nominal income. अब इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन has direct impact on income. A rise in inflation raises the income of individuals, firms, and nations alike, है ना। तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है ना। इनकम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनकम बढ़ रही है, जब भी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है ना। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग सामान खरीदेंगे मार्केट से। जब लोग जब लोग चीजें खरीदेंगे तो उन चीजों की क्या करेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स की भी इनकम बढ़ रही है, फर्म्स की भी। अगर फर्म्स की इनकम बढ़ेगी, इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ेगी, तो फर्म्स की भी इनकम बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वो चीजें सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो फर्म्स भी पैसा कमाएगी। जब फर्म्स पैसा कमाएगी तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। ठीक है, विच इज नोन एज मनी इल्यूजन और नॉमिनल इनकम। तो जब भी महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, ठीक है, सबकी इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की भी बढ़ेगी, इंडिविजुअल्स की भी बढ़ेगी, और नेशंस की भी बढ़ेगी। ठीक है, बट दिस इज ओनली नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम, द रियल वैल्यू ऑफ इनकम डज नॉट राइज। पर ये सिर्फ क्या है, नॉमिनल वैल्यू बढ़ रही है, रियल वैल्यू नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, रियल वैल्यू नहीं बढ़ पा रही, क्या बढ़ पा रही है, नॉमिनल वैल्यू, इनकम की नॉमिनल वैल्यू। पैसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो पैसा ज्यादा दिखता है महंगाई बढ़ने से, पर रियलिटी में रियल वैल्यू नहीं बढ़ रही होती है। ठीक है, टू एलिमिनेट द एरर ऑफ मनी इल्यूजन एंड मेजर the value of income, inflation is deducted from the nominal value of income. The method is called inflation accounting in the corporate world. This is why governments measure national income at the constant prices as well as the current prices. The concept of GDP deflator also gives an idea of real rise in economic income during a period, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस एरर को, कौन सा एरर, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो इनकम बढ़ी दिख रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, है ना, जो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो इनकम बढ़ती दिख रही है हम लोगों को। ठीक है, इस एरर को करने के लिए हम लोग, एक चीज होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करके एक चीज होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करके एक चीज होती है। बहुत सारी कंपनीज इस चीज को यूज करती है, ताकि क्या करे, उनको पता चलेगी कि उनकी रियलिटी में इनकम है कि नहीं है। This is why governments measure national income at constant prices as well as the current prices. The concept of GDP deflator also gives an idea of real rise in income during a period. ठीक है, सेविंग, होल्डिंग मनी डज नॉट रिमेन एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन। अब सेविंग का क्या होता है, जीडीपी जब भी इनकम बढ़ती है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो सेविंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। होल्डिंग मनी डज नॉट रिमेन एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजंस because money loses value every increase in inflation. This is why people visit banks more frequently and try to hold at least money with themselves and put maximum within the banks in their savings account to minimize the loss in the value of money with the interest earned on it, provided the bank is paying positive interest on the savings account. This is known as shoe leather cost of inflation, as it consumes the precious time of people visiting the bank frequently taking their shoes. It means that savings rate increases, but this happens in a short-term effect of inflation. In long term, higher inflation depletes the saving rate in the economy, just as the opposite situation rises and the inflation falls, while decreasing the saving in front run, increasing the saving in the long run respectively. अब क्या होता है कि हम लोगों ने ऊपर बताया कि कम से कम पैसा इन्फ्लेशन के टाइम पर
कैश जो है हमारे पास कम से कम कैश रखने की कोशिश करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई अगर महंगाई 4% है तो आपके पास जितना भी पैसा है उसका 4% हर साल ऐसे ही लॉस हो रहा है ना। आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है, और आपने वो कैश रख रखे अपने घर पे, ठीक है, तो 4% की अगर इन्फ्लेशन है तो 4 लाख रुपए का आपका लॉस ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखने की कोशिश करते हैं, बैंक में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उस पर क्या मिल सके, इंटरेस्ट ब्याज मिल सके, ठीक है। इसके कारण बार बार क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं लोग, बैंक विजिट करते हैं, बार बार लोग बैंक विजिट करते हैं, है ना। बार बार लोग बैंक विजिट करते हैं और अपना प्रीशियस टाइम बार बार बैंक जाने में वेस्ट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट, ठीक है। शू लेदर कॉस्ट बोल रहे हैं कि इस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है शू लेदर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रीशियस टाइम किसमें वेस्ट कर दिया, बार बार बैंक जाने में वेस्ट कर दिया। इसी को हम लोग शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें जो सेविंग रेट इंक्रीज है ना, कहने का मतलब क्या, सेविंग रेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ब्याज ब्याज कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं, है ना, ठीक है। Interest on saving, this is also known as shoe leather cost of inflation. It means that the saving rate increases, but this happens as a short-term effect of inflation. In the long run, higher inflation depletes the saving rate in the economy. पर ये चीज़ क्या होती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में होती है, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो सेविंग रेट है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के कारण कम ही होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बहुत सारा जो सेविंग्स का पैसा है, ठीक है, सेविंग्स में जो बहुत सारी सेविंग्स लोगों को मिलने वाली थी, वो क्या करती है, इन्फ्लेशन के कारण कम हो जाती है, ठीक है। जस्ट अपोजिट, और जब इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन गिरेगी तो उसका उल्टा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर बोल रहा है। अब से आगे क्या आगे एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर का हिंदी में मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसका, इन्फ्लेशन का। कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बोथ एक्सपेंडिचर राइज एज इन्फ्लेशन राइज, है ना। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीज प्राइसेस मेक आवर कंजप्शन लेवल फॉल्स एज गुड्स एंड सर्विसेज we buy get costlier. We can see a tendency among the people to cut their consumption levels aimed at neutralizing the impact of prices, making consumption expenditure fall. The exact opposite occur when prices head downwards. तो expenditure जो है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, पर जो रियल क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो कम होती है। सीधी सी बात है, ठीक है, कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अगर महंगाई बढ़ रही है लोगों को क्या करना पड़ रहा है, उसी सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को, मतलब 100 यूनिट्स की वैल्यू पहले, 100 यूनिट्स गुड्स की वैल्यू पहले, है ना, 100 रुपए थी, ठीक है। अब महंगाई बढ़ गई, अब 100 यूनिट्स गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपये हो गई, ठीक है। तो ठीक है, खर्चा देखो, उस पर्सन ने सामान उतना ही खरीदा, पहले भी 100 यूनिट खरीदा, बाद में भी उस पर्सन ने 100 यूनिट ही खरीदा, ठीक है। पर दोनों टाइम पे उसको अलग अलग पैसा देना पड़ रहा है, पहले उसको 100 रुपये देने पड़े, बाद में उसको 110 रुपये देने पड़े, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर क्या होगा, खर्चा जो है वो बढ़ेगा लोगों का। जिससे जैसे महंगाई बढ़ेगी लोगों का खर्चा क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। पर लोगों की इनकम क्या है, फिक्स्ड है। लोगों की इनकम क्या है, फिक्स्ड है ना लोगों की इनकम। तो अब लोगों की इनकम फिक्स्ड है और खर्चा बढ़ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, है ना, कंजप्शन लेवल डिक्रीज, ठीक है ना। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी खर्चा बढ़ रहा है, पर लोगों का कंजप्शन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लोगों की जो खपत है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। महंगाई कम होगी तो इसका उल्टा इफेक्ट आएगा। ऑन द अदर एंड इन्फ्लेशन मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज एज अ रिजल्ट डिक्रीज कॉस्ट ऑफ मनी इन फाइनेंस। उल्टा क्या है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब लोगों का जो इन्वेस्टमेंट पे जो लोग खर्चा करते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना, जमीन खरीदना, गोल्ड खरीदना। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, सेविंग्स और इन सब चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना बढ़ा देंगे, ठीक है। Inflation brings benefit to borrowers known as inflation premium. In times of price fall, just opposite takes place. अब जैसे जैसे प्राइस फॉल होगी महंगाई कम होगी, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। ऑन टैक्स, टैक्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन राइज व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेस। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन राइज व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेस।
गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन राइज व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन क्या होता है, बढ़ता है। क्यों क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है परसेंटेज में, है ना, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स परसेंटेज के फॉर्म में लेती है। गवर्नमेंट टैक्स क्या रहती है, परसेंटेज के फॉर्म में रहती है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली टैक्स पेयर्स नीड टू एज मच एज इन्फ्लेशन राइजेस, है ना। तो टैक्स पेयर्स को क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, जिससे से महंगाई बढ़ रही है। इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेस एज गुड्स एंड सर्विसेज बिकम कॉस्टलियर व्हाइल डायरेक्ट टैक्सेस राइजेस, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम इंक्रीजेस राइजेस, है ना। तो नॉमिनल वैल्यू, इनकम की नॉमिनल वैल्यू बढ़ रही है, इसके कारण इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्टली होते जा रही है ना। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू बढ़ रही है, और ठीक है, नॉमिनल इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, है ना। साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है, ठीक है ना, लोगों की इनकम बढ़ रही है। ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ने के कारण डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, और चीजें महंगी हो रही है, इसलिए कारण डायरेक्ट टैक्सेस भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऑन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, एक्सचेंज रेट्स पे क्या करता है, एक्सचेंज रेट्स पे ये फर्क पड़ेगा कि करेंसी क्या होगी, कम होगी, फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और इंडिया डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होगी। विद एवरी इन्फ्लेशन द करेंसी ऑफ एन इकोनॉमी डेप्रिशिएट्स, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है करेंसी डेप्रिशिएट करते जाती है। देयर इज एन एक्सचेंज वैल्यू इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी प्रोवाइडेड इट फॉलोज फॉरेन करेंसी रिजाइम। Though it is currency-wise matter, there might be inflationary pressures on the foreign currency against which exchange rate is compares, है ना। तो जनरली क्या होता है कि करेंसी क्या होता है, एक दूसरे से एक्सचेंज, डॉलर, मान लो डॉलर और रुपी है, ठीक है, तो डॉलर और रुपी अरे क्या बता, है ना। तो एक्सचेंज रेट में क्या होता है ना, एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू एक दूसरे के कंपैरिजन में होती है। कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट करेगी, और फॉरेन करेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। कहीं भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। पर ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि फॉरेन करेंसी जहाँ जिसकी चीज भी कभी, जैसे मान लो अमेरिका की करेंसी डॉलर है, अगर अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो क्या हो सकता है, अगर अमेरिका में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो वही उसका इफेक्ट थोड़ा नलीफाई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है, देयर माइट बी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन फॉरेन करेंसी, जिस फॉरेन करेंसी से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उस फॉरेन करेंसी के ऊपर भी क्या हो सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है। ठीक है, इसी कारण से इफेक्ट क्या हो सकता है, नलीफाई भी हो सकता है ऑन एक्सपोर्ट। विद इन्फ्लेशन एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑफ एन इकोनॉमी गेन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट, है ना। Exportable items of the economy gain competitive prices in the world market due to this volume of export increases. Keep in mind the value of export decreases here, and thus export income increases in the economy. In it means the export segment of the economy benefits due to inflation. Importing partners of the economy start pricing for a stable exchange rates as their imports start increasing and exports start decreasing, है ना। तो कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जैसे मान लो कि पहले डॉलर की वैल्यू, एक डॉलर की वैल्यू 90 रुपए थी, ठीक है। अब कोई चीज की, मान लो कि कोई चीज, मान लो मैंगो है, उसकी वैल्यू क्या है, 90 रुपए पर केजी, ठीक है। मैंगो मैंगो उसकी वो क्या है, 90 रुपए पर केजी, ठीक है। मैंगो की वैल्यू है 90 रुपए पर केजी। अब बाद में क्या, $1 की वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपए हो गई। अब $1 की वैल्यू जब 100 रुपए हो गई तो उस पर्सन को पहले 1 किलो आम खरीदने के लिए $1 पे करना पड़ता था, पर अब, है ना, क्योंकि 90 रुपए था $1 की वैल्यू, अब क्या हो गया, $1 100 रुपए का हो गया। मतलब उसको अब आम का रेट आज भी रुपीज में क्या है, 90 रुपए पर केजी है ना। तो उसको क्या मिल जाएंगे, $1 में 100 रुपए के आम मिल जाएंगे। ठीक है, तो मान लो हमारी कंट्री से आम एक्सपोर्ट होता है किसी और कंट्री में, ठीक है। हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो उसी पर्सन को उतने ही गुड्स खरीदने के लिए, उतने ही माल खरीदने के लिए कम पैसा पे करना पड़ेगा,
ठीक है, या तो ये सब बोल सकते कि उतने पैसे में वो ज़्यादा माल खरीद पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, जो एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, पर एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, सस्ता माल मिलने लग जाता है फॉरेन करेंसी के लोगों को, फॉरेन कंट्री के लोगों को सस्ता माल मिलने लग जाता है, उसी कारण एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण एक्सपोर्ट इनकम क्या हो जाती है, कंट्री की बढ़ती है। ठीक है, एंड एज एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगी। इट मींस एक्सपोर्ट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी बेनिफिट ड्यू टू इन्फ्लेशन। इंपोर्टिंग पार्टनर्स ऑफ द इकोनॉमी स्टार्ट प्रेसिंग फॉर स्टेबल एक्सचेंज रेट्स एज द इंपोर्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, है ना। तो ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, इंपोर्ट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स करने के लिए हमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कोई भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए हमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, on mango, inflation gives an economy the advantage of lower imports and import substitution as the foreign goods become costlier। ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, लोअर इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या हो जाएगा अगर हम लोग, ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ लोअर इंपोर्ट्स, अगर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, but in the case of compulsory imports, technology, oil technology, drugs, etc., the economy does not get with these benefits and loses more foreign currency instead of saving it, है ना। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमको मान लो हम लोग कोई सामान बुलाते थे, उसकी वैल्यू पहले $1 थी, उसके लिए हम लोगों को देना पड़ते थे, क्योंकि पहले डॉलर की वैल्यू $90 थी, तो $1 के लिए हमको, $1 का सामान बुलाने के लिए हमको $90 देना पड़ता था। ठीक है, अब उतने, अब उस सामान का जो वैल्यू है वो $1 ही है, पर हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, वो $1 के कंपेरिजन में $100 हो गई। अब उतने ही सामान बुलाने के लिए हमको $100 देना पड़ेंगे, उसके कारण क्या होगा, हमारे जो इंपोर्ट गुड्स क्या हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे, मतलब महंगे हो जाएंगे। ठीक है, उसी कारण से हमारी इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे करेंसी का वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे, हमारे लिए महंगे, कॉस्टलियर होते जाएंगे, महंगे होते जाएंगे, है ना। उसी कारण क्या होगा, हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उतने ही माल खरीदने के लिए, फॉरेन कंट्रीज से हमको उतने ही सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। द इकोनॉमी डज नॉट गेट दिस बेनिफिट एंड लॉसेस मोर फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ सेविंग इट। ठीक है, ऑन ट्रेड बैलेंस, इन द केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, इन्फ्लेशन मेक्स ट्रेड बैलेंस मोर फेवरेबल, while for the developing economies inflation is unfavorable for their balance of trade। ठीक है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन मेक्स ट्रेड बैलेंस फेवरेबल, है ना। तो ट्रेड बैलेंस क्या बन जाएगा, फेवरेबल, मतलब ट्रेड बैलेंस फेवरेबल होगा, ट्रेड ट्रेड फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करेगा। वाइल द डेवलपिंग इकोनॉमीज इन्फ्लेशन इज अनफेवरेबल फॉर देयर बैलेंस ट्रेड, है ना। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए इन्फ्लेशन क्या करेगा, ट्रेड बैलेंस को फेवरेबल बनाएगा। डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए इन्फ्लेशन क्या करेगा, ट्रेड बैलेंस को अनफेवरेबल बनाएगा। दिस इज बिकॉज कंपोजिशन ऑफ देयर फॉरेन ट्रेड, composition of their foreign trade, the benefits of export which the inflation brings in developing economy is usually lower than the loss it incurs due to compulsory imports which become costlier due to inflation, है ना। तो क्या बोल रहा है वो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या होता है ना, डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या होता है कि जितना हमको एक्सपोर्ट से फायदा नहीं होता, उससे ज्यादा इंपोर्ट से क्या हो जाता है, नुकसान। जितना ज्यादा हमको एक्सपोर्ट से फायदा नहीं होता, उससे ज्यादा इंपोर्ट से हमको नुकसान हो जाता है, किसको, डेवलपिंग इकोनॉमीज को। और डेवलप्ड इकोनॉमीज में उल्टा होता है, जितना उनको एक्सपोर्ट से, है ना, ठीक है, एक्सपोर्ट से उनको फायदा जाता है और इंपोर्ट से नुकसान उनको कम होता है। ठीक है, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए इन्फ्लेशन क्या करता है, ट्रेड बैलेंस को अच्छा करता है ना, पॉजिटिव करता है। और नॉन डेवलप्ड इकोनॉमीज को ट्रेड बैलेंस क्या करता है ना, इन्फ्लेशन क्या करता है, ट्रेड बैलेंस को कम करता है। राइज इन इन्फ्लेशन रेजेस एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जैसे महंगाई जैसे 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 बढ़ती है ना, एम्प्लॉयमेंट क्या करती है, और राइज इन इन्फ्लेशन रेजेस एम्प्लॉयमेंट, है ना। इन्फ्लेशन, महंगाई जैसे 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 बढ़ती है, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बट दिस ऑकर इन शॉर्ट रन में बिकम न्यूट्रल और इवन नेगेटिव इन द लॉन्ग रन फॉर मोर। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है जब, तो महंगाई क्या बढ़ती है, ओ सॉरी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और सिर्फ शॉर्ट रन में बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में महंगाई बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट क्या होती है ना, कम होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। On wages, inflation increases nominal face value of wages while their real value falls. That is why there is negative impact of inflation on the purchasing power and living standard of wage people.
है ना। तो क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन क्या करती है, फेस वैल्यू जो है वेजेस की वो बढ़ा देती है ना। फेस वैल्यू मतलब किसी पर्सन को पहले 10 मिल रहे थे, बाद में 15 मिल गए, 15 रुपये मिल गए, एक दिन के 10 रुपये मिलते थे, बाद में एक दूसरे के 15 रुपये मिल गए, पर महंगाई क्या हो गई, 20 रुपये बराबर की हो गई, ठीक है। तो उसकी सैलरी तो इंक्रीज हुई है, उसकी सैलरी पहले 10 थी फिर 15 हो गई, पर उसका एक एक्सपेंडिचर क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में भी यही हो रहा है कि फेस वैल्यू जो वेज पीपल है, जो लेबर करने वाले पीपल, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनकी फेस वैल्यू तो बढ़ती है, पर उनकी रियल वैल्यू क्या होती है, फॉल हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, रियल इनकम उनकी कम हो जाती है, ठीक है। To neutralize this negative impact on the income impact, the Indian government provides dearness allowance to the employees tiers year, है ना। इसके कारण क्या होती है, इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि इसका इफेक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए, ठीक है, किसका, इन्फ्लेशन का, ठीक है। On self-employed, inflation has neutralizing impact on self-employed people in the long run, but in short run they have to get affected as economy as whole gets affected, है ना। तो लॉन्ग टर्म में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पे इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म में पड़ता है क्योंकि महंगाई उनको भी लगती है, ठीक है। ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज, इन्फ्लेशन राइजेस, बिजनेस इंडस्ट्रीज आर एबल टू प्रोड्यूस मोर, अर्न मोर, एक्सपांड मोर, दिस हैपेंस ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, डिमांड इज हायर, कॉस्ट ऑफ लोन इज लोअर, इन्फ्लेशन ब्रिंग्स एन एडिशनल एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या बोल रहा है वो, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है बिजनेस और इंडस्ट्रीज को फायदा होता है, क्यों, क्योंकि लोन जो होते हैं वो उनके लिए सस्ते हो जाते हैं, लोन्स क्या हो जाते हैं उनके लिए, सस्ते हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, लोन सस्ते हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ओवरऑल बिजनेस को फायदा पहुंचाता है, क्या महंगाई ओवरऑल बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाती है, ठीक है। On economic growth, a rise in inflation raises economic growth or output. However, the rise is nominal only, and that is why to measure the real rise in output, inflation is deducted from it. The concept of GDP deflator is used here to understand the impact of inflation on output, है ना। तो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती है ना, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, पर ये क्या बढ़ती है, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू बढ़ती है ना। उसके लिए हम लोग नॉमिनल वैल्यू बढ़ती है, रियल वैल्यू कितनी बार नहीं बढ़ती है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, हमको बताता है कि कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, वो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या करता है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करता है क्या, जीडीपी डिफ्लेटर। On fiscal deficit, a rise in inflation increases government spending, which result in higher fiscal deficit. Rise in inflation increases government spending, which results in higher fiscal deficit, है ना। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, ठीक है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है अपनी स्पेंडिंग चलाने के लिए, लोन लेना पड़ता है, और लोन के कारण क्या करती है, उसको इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल डेफिसिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ता है। फर्स्टली देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस, सेकंडली दे कलेक्ट मोर टैक्सेस। However, the government enjoy double benefits. महंगाई से गवर्नमेंट को डबल बेनिफिट होता है, क्या क्या डबल बेनिफिट होता है, फर्स्टली देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीजेस, है ना। गवर्नमेंट भी कर्ज लेती है, उसकी कर्ज का वो कम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है ना, और गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलने लग जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ों का फायदा होता है किसको, गवर्नमेंट को। On government, the rise in inflation brings three benefits to the government. टैक्स कलेक्शन इंक्रीज, है ना। तो राइज इन इन्फ्लेशन ब्रिंग्स थ्री बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तीन बेनिफिट्स मिलते हैं इन्फ्लेशन के राइज होने से, क्या, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट स्पेंडिंग इंक्रीज, इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग डिक्रीजेस, इंटरेस्ट की जो स्पेंडिंग है मतलब ब्याज देने में जो पैसा जाता है गवर्नमेंट को कम लगता है, क्योंकि है ना इन्फ्लेशन प्रीमियम फेवरेबल हो जाता है। साइनरेज पे साइनरेज का मतलब क्या, क्रिएटिंग और प्रिंटिंग टैक्स पे, है ना। तो ज़्यादा नोट गवर्नमेंट छापती है, ज़्यादा करेंसी छापती है, ठीक है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है तो पैसे की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फायदा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को फायदा होता है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ने से। ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमिक हिस्ट्री सजेस्ट दैट ओनली अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ इन्फ्लेशन 2 to 6% of the case is good in economy. Inflation rates beyond this limit of the range create multiple negative cycles for economy. The negative cycles will be slowdown, stagflation, repression, depression, even bust, which has been discussed under the separate little business cycle chapter. ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट क्या बोल रही है 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो वो बढ़िया है, उससे ज़्यादा अगर है
तो क्या हो रहा है ना, उससे ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर उससे ज़्यादा या फिर उस 2% से कम इन्फ्लेशन है या फिर 6% से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन है तो क्या हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, स्टैगफ्लेशन हो सकता है, रिसेशन, डिप्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है, हमारी कंट्री में। ये तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, ये सेम ही चैप्टर थोड़ा सा बाकी है अब, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।